काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। न्यूज आ रही है कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कल भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ये विजिट अचानक से अरेंज की गई है, क्योंकि इस तरह की हाई प्रोफाइल विजिट्स की अनाउंसमेंट आमतौर पर 2-3 महीने पहले ही कर दी जाती है, लेकिन ये विजिट एंड मोमेंट के ऊपर हो रही है। मिडिल ईस्ट के अरब देशों की बात करें तो मिडिल ईस्ट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट अरब देश हैं। पहला तो है सऊदी अरेबिया, जिसने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। उसके बाद है कतर, जिसने अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अब पीछे बचा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। यूएई के भारत के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और सोर्सेज का कहना है कि यूएई भारत के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या फिर इसी तरह की कोई डिफेंस ट्रीटी साइन करना चाहता है और इसके लिए यूएई लगातार भारत को पुश कर रहा है। हालांकि भारत ऐसी कोई भी ट्रीटी यूएई के साथ साइन करे इसके चांसेस काफी कम लगते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इनकी भारत यात्रा के पीछे क्या कारण था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए को लेकर। आपको याद होगा दिसंबर महीने में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की लापरवाही के कारण एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर फ्लाइट कैंसिलेशंस देखने को मिली थी। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण लाखों लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ी थी और उस समय दूसरी एयरलाइंस ने भी अपने टिकट्स को काफी महंगा कर दिया था, जिसके बाद गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा था और प्राइस कैप लगानी पड़ी थी। इस पूरे इंसिडेंट के कारण गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी लोगों का गुस्सा फूटा था। उस इंसिडेंट के बाद डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारत की सिविल एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटी होने के नाते इस पूरे मामले के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस को इस घटना के लिए हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके पेनल्टी अनाउंस कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डीजीसीए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि इंडिगो एयरलाइंस ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स की मल्टीपल वायलेशंस की थी। रिवाइज्ड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नॉर्म्स के ऊपर 68 दिनों से ज्यादा तक नॉन कंप्लायंस देखने को मिली थी। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिगो की 2505 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और 1852 फ्लाइट्स डिले की गई थी और इन टोटल 3 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स इसके कारण सफर हुए थे। इसी के चलते डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर 68 डेज के लिए पेनल्टी लगाई है 30 लाख पर डे के रेट पर, हर दिन का 30 लाख और ये 68 दिनों के लिए बना 20 करोड़ 40 लाख रुपए। इसके अलावा 1 करोड़ 80 लाख की वन टाइम सिस्टमैटिक पेनल्टीज भी लगाई गई हैं, यानी कि इन टोटल इंडिगो के ऊपर 22 करोड़ 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। अब ट्विटर के ऊपर काफी लोग कह रहे हैं कि लाखों लोगों की हैरासमेंट के लिए 22 करोड़ रुपीस का फाइन ये काफी कम है और वैसे भी लोगों की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं सही भी है। इंडिगो एयरलाइंस का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 83,314 करोड़ रुपीस, जो कि 8-9 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है और प्रॉफिट था पिछले साल का 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ऐसे में ये 22 करोड़ रुपीस का फाइन इंडिगो एयरलाइंस के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जो कि इंडिगो एयरलाइंस को पिंच भी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर कितना फाइन लगाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान पिछले 40 दिनों से इंडियन क्रू मेंबर्स को लगातार हैरास कर रहा है और कुछ को तो अरेस्ट करके ईरान ने जेल में भी बंद कर दिया है। दरअसल 8 दिसंबर को ईरान ने इंटरनेशनल वाटर से एक वैलियंट रोड नाम के ऑयल टैंकर शिप को सीज किया था, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड था। इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर 18 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 16 यानी कि 16 इंडियन ओरिजिन के थे, 1 श्रीलंका और 1 बांग्लादेश से था। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर इलीगल फ्यूल को स्मगल करने के आरोप लगाए हैं, जो कि ईरान के अंदर बैन है, यानी कि ईरान के लॉ के अकॉर्डिंग वो बैन है। मसला ये है कि ईरान ना ही इन क्रू मेंबर्स के फेयर तरीके से ट्रायल स्टार्ट कर रहा है और ना ही भारत को इनका कॉन्सुलर एक्सेस दे रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 18 में से 10 क्रू मेंबर्स को ईरान ने सीधा जेल में बंद कर दिया है, जबकि 8 क्रू मेंबर्स शिप के ऊपर ही हैं, लेकिन शिप ईरान के पोर्ट के ऊपर उनकी हिरासत में है। 8 दिसंबर को ईरान ने ये शिप सीज किया था। इसके बाद भारत की सरकार ने ईरान की गवर्नमेंट को मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी कि भारत की जो ईरान में एम्बेसी है और बंदर अब्बास पोर्ट के पास जो वहां पर हमारा कॉन्सुलेट है, उनको इन क्रू मेंबर्स का कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, हमारे ऑफिशियल्स को इनसे मिलने दिया जाए। लेकिन 40 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक ईरान ने भारत को इनका कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है और ये बात आज भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल सर ने खुद ही अपने मुंह से बोली है। इसके साथ ही ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने भी ये स्टेटमेंट रिलीज की है। अब क्योंकि ये कंपनी जिसका ऑयल टैंकर शिप दुबई यूएई का है, इसलिए यूएई में स्थित भारत की एम्बेसी भी इस मामले में दुबई बेस्ड कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रही है कि वो इन सब क्रू मेंबर्स के लिए ईरान में एक लोकल एजेंट को हायर करके वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेशन को अरेंज करे और शिप के ऊपर फूड सप्लाईज और बाकी एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड की जाए। न्यूज आ रही है कि जनवरी के स्टार्टिंग में शिप के ऊपर फूड सप्लाईज खत्म हो गई थी,
जिसके बाद भारत की एम्बेसी ने ईरान की नेवी की मदद ली और ईरान की नेवी के थ्रू इंडियन क्रू मेंबर्स तक शिप के ऊपर फूड सप्लाईज पहुंचाकर शिप को वापस से रीस्टॉक करवाया गया। भारत को कॉन्सुलर एक्सेस तो देना दूर की बात है, न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने पिछले 40 दिनों से इंडियन क्रू मेंबर्स को अपने फैमिली मेंबर्स को भारत में कॉल करने की परमिशन भी नहीं दी है। ये लोग पिछले 40 दिनों से भारत में कॉल कर अपने फैमिली मेंबर्स को अपने हाल के बारे में भी नहीं बता पाए हैं। ये हाल है ईरान का, जिसके साथ भारत चाबार पोर्ट के ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारत सरकार के ऊपर भी हैरानी होती है। ये पिछले 40 दिनों से ईरान के अंदर अपने क्रू मेंबर्स का कॉन्सुलर एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। एक छोटा सा ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ग्रीनलैंड की कंट्रोवर्सी को लेकर। पिछले 12 घंटों में जो ड्रामा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ है, वैसा कुछ पिछले 120 सालों में कभी देखने को नहीं मिला था। सबसे पहले बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि ये लफड़ा स्टार्ट ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने डेनमार्क की रिक्वेस्ट के ऊपर अपने कुछ सोल्जर्स को ग्रीनलैंड में डिप्लॉय किया था। हालांकि केवल 34 ही सैनिक भेजे गए थे, लेकिन सैनिक भेजकर जो सिंबॉलिक मैसेज ये सभी देश अमेरिका को देना चाहते थे, वो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप तक अच्छे से पहुंच गया है और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के ऊपर नए टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट रिलीज करके कहा कि अमेरिका ने डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को कई सालों तक सब्सिडीज दी, उनसे टैरिफ या किसी भी तरह का रिन्यूमरेशन चार्ज नहीं किया। अब सदियों के बाद टाइम आ गया है कि डेनमार्क इसकी कीमत वापस दे। वर्ल्ड पीस बिल्कुल स्टेक के ऊपर है। चाइना और रशिया ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और डेनमार्क इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी उनके पास प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ 2 डॉग स्लेड्स हैं, जिसमें से एक रिसेंटली ऐड हुआ है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ही इस गेम को इफेक्टिवली और सक्सेसफुली खेल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग वो पूरी एक गेम खेल रहे हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब ग्रीनलैंड अमेरिका के अंडर होगा तो इस सीक्रेट लैंड को कोई भी टच नहीं करेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड, ये लोग आखिरकार ग्रीनलैंड क्यों गए हैं, किस पर्पस के लिए, ये अननोन है। ये सिचुएशन हमारे प्लेनेट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ये कंट्रीज जो ये डेंजरस गेम खेल रही हैं, ये बहुत ही बड़ा रिस्क ले रही हैं। इसलिए ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत कदम उठाना जरूरी है, ताकि ये सिचुएशन जल्दी और बिना किसी डाउट के खत्म हो जाए। इसी के चलते 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क एंड उसके साथ साथ नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड, इन सब देशों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजे जाने वाले हर एक गुड्स के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ चार्ज किया जाएगा और 1 जून 2026 से ये टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% तक कर दिए जाएंगे। इन देशों को ये टैरिफ तब तक पे करते रहना पड़ेगा जब तक ग्रीनलैंड की कंप्लीट और टोटल परचेज के लिए एक डील फाइनल नहीं हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड परचेज करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के कई प्रेसिडेंट्स ने ये ट्राई किया है, लेकिन डेनमार्क हमेशा इनकार करता रहा है। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कुछ कहा है, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि जिन देशों ने ग्रीनलैंड में सेना भेजी थी, चाहे फिर एक सैनिक ही क्यों ना भेजा हो, उन सभी को पहले 10% और उसके बाद से 25% एडिशनल टैरिफ चार्ज किया जाएगा। जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट इशू की और टैरिफ लगाने की बात बोली, उसके 3-4 घंटों के अंदर ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूके यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर और उसके बाद स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब में एक बोल्ड स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है और कहा है कि हम किसी भी देश के प्रेशर में आकर ग्रीनलैंड को सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देशों ने अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस कर दिए, वैसा यूरोपियन यूनियन ने अभी तक नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका के ऊपर एक्शन क्या लेता है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच जितनी ज्यादा दरार आएगी, ये भारत के लिए उतना ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे यूरोपियन कंट्रीज भारत के साथ ट्रेड टाइज और मजबूत करेंगी, अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को खत्म करके भारत के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग करने की ओर बढ़ेंगी। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको यूरोपियन यूनियन भारत के साथ जल्दी क्लोज करने के लिए मजबूर होगा और उस मजबूरी में भारत की कई सारी डिमांड्स यूरोपियन यूनियन को माननी पड़ेंगी। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश आगे चलकर भारत के साथ अपने टाइज को मजबूत करेंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।